नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि आबकारी परिवहन सिपाही का जो एग्ज़ाम है वह आपका जून में निर्धारित हो चुका है और बाकी भी एग्ज़ाम्स आपके अब होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आपका जो उत्तराखंड का जो पोर्शन है वह भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहने वाले। आबकारी परिवहन सिपाही की जो एग्ज़ाम होगा उसका, आपका जो पीसीएस की जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा और आपका आरओ एआरओ का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और रिपीटेड होते हैं हर बार। तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग योर जॉब्स आपको मिलती रहे। और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं उनकी वीडियोस यहाँ पे रेगुलर बेसिस में अपलोड की जाती हैं, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ में देखिए, अगर आपको इस पीडीएफ, इस वीडियो की जो पीडीएफ है उस है आपको अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में देखिए, जो नोट्स हैं वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप जरूर देखिएगा एंड तक। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो आपने बताना है कि कौन कौन से इसमें से सही है। तो देखिए, यह भारत का पहला वृहत राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये एकदम सही है। जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये पहला वाला पॉइंट सही है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तो ये भी सही है। तीसरा है, इसका पूर्ववत नाम हैली नेशनल पार्क था, तो ये भी सही है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हैली नेशनल पार्क से ही जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चौथा है आपका, इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, तो ये गलत है आपका। इसका जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर है, इसका जो प्रवेश द्वार है उसको ढिकाला ढिकाला कहा जाता है। ढिकाला से इसका प्रवेश द्वार शुरू होता है, जो आपका रामनगर में स्थित है। तो ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा आपका, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो आपने देख लेना ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार रिपीटेड होता है। तो ये कब किया गया था, 1856 ईस्वी में किया गया था। उस समय कौन थे, सर हेनरी रैमजे उस समय कमिश्नर थे कुमाऊं के। तो 1856 में अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया था कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय। अभी हाल ही में भी कहा है आपका, नैनीताल में ही है कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को पता है कि मसूरी में आपका लबासना है जिसको राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहा जाता है, जहां पे आईएएस आईपीएस और जितने भी आपके यूपीएससी से सेलेक्ट होके आते हैं तो फाउंडेशन कोर्स वहीं पर होता है, और आईएएस की जो भी पूरी ट्रेनिंग होती है वह इसी अकेडमी में होती है, लबासना में। तो इसकी स्थापना पूछी गई कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में की गई थी। तो ये आपको डेट याद रखनी है। और इसकी देखिए, जो ये जो एकेडमी बनी थी, तो इसकी जो घोषणा की थी उस समय जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जो थे आपके, वे थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो इनके द्वारा ये एकेडमी जो लबासना जिस नाम से जाना जाता है उसकी घोषणा की गई थी 1958 में। 15 अप्रैल 1958 में इसकी घोषणा की गई थी और 1 सितंबर 1959 को यह बनी थी। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन आपका है, चंद वंश के शासनकाल में, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो सिरतान क्या था? एक कर था। आपने बताना है कि किस प्रकार का ये कर था। तो ये केवल एक नगदी संबंधी कर था, ये नगदी संबंधी कर था। और ये किससे वसूला जाता था? तो ये आपका जो भाबर क्षेत्र था, भाबर क्षेत्र के लोगों से, और जो भोटिया व्यापारी होते थे, भोटिया व्यापारी जो हुआ करते थे, उनसे कर वसूला जाता था सिरतान। ये एक नगदी संबंधी कर था, यानी कि नगदी संबंध, नगदी कर था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार पूछ लिखा कि सिरताना क्या है, तो आपने बताना है ये कर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है, पूछा है आपसे। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो बुक है ये आपकी WG आर्चर की है, WG आर्चर के द्वारा लिखित है। ये आपकी बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। बाकी देखिए गढ़वाल पेंटिंग्स भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की है। सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये भी आपकी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा लिखित है। तो ये तीनों पुस्तकें इनके द्वारा लिखित है। बट गढ़वाल शैली, गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण WG आर्चर द्वारा लिखित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गढ़वाल चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है मुगल चित्रकला का, ऑप्शन बी कांगड़ा चित्रकला का, ऑप्शन सी राजपूत चित्रकला का, ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा चित्रकला का। तो गढ़वाल चित्रकला पे किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, श्रीनगर में शामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए श्रीनगर में शामाशाही बागान जो है उसको बनाने का जो श्रेय है श्याम शाह को जाता है, श्याम शाह को जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोकरियानी हिमनद स्थित है। तो डोकरियानी हिमनद आपने बताना है किस बेसिन पे स्थित है? टॉन्स बेसिन पे, मंदाकिनी बेसिन पे, ये बेसिन होगा, अलकनंदा बेसिन में, या भागीरथी बेसिन पे। तो डोकरियाना जो हिमनद है वह आपका भागीरथी बेसिन में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो देखिए ये जो स्वतंत्रता के पश्चात नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वह 1971 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को, नैनीताल की अगर हम खोज की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 1839 में एक अंग्रेजी व्यापारी थे पी बैरन, इन्होंने नैनीताल की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। 1839 में पी बैरन ने, ये कौन थे? ये एक अंग्रेजी व्यापारी थे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? ये था बमसा चौतरिया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बमसा चौतरिया जो थे कुमाऊं के अंतिम गोरखा सूबा थे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो देखिए पाणिनि एक रचना है जिसमें उल्लेखित कालकूट की पहचान जो है वह आपका कालसी, जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, कालसी विकासनगर साइड, उसको कालकूट कहा जाता था। पाणिनि की रचना में उसको कालकूट शब्द से बताया गया है। तो कालसी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों का की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देवीधुरा आप सभी को पता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे बगवाल मेला लगता है। तो यहाँ पूछा है कि देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियां की खोज का श्रेय कैसे जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनवुड। हेनवुड को जाता है देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन समाधियों की खोज का श्रेय। तो हेनवुड सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब
किया था? तो देखिए 80 साला बंदोबस्त, पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि 80 साला बंदोबस्त किसने किया था? तो ट्रेल ने किया था। अब ये पूछा है कि कब किया था, तो ये किया था 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में 80 साला बंदोबस्त किसने किया था? ट्रेल ने किया था। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर हम भारत में बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि रमतुल्ला क्या है। तो रमतुल्ला एक वाद्य यंत्र है जो जौनसारी लोक नृत्य में बजाया जाता है। तो किस लोक नृत्य में बजाया जाता है? तो ये हारुल में बजाया जाता है। हारुल में बजाया जाता है अनिवार्य रूप से। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सोना ग्लेशियर ये पूछ लेते हैं, कई बार सोना पानी ग्लेशियर भी पूछ लेते हैं। तो सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो ये भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन की अगर हम बात करें तो ये आपके देवस्थल में स्थित है। देवस्थल में स्थित है। इसको देखिए, ये जो दूरबीन है इसको इसको ILMT कहा जाता है, यानी कि इंडियन, आई से इंडियन, एल से लिक्विड, एम से मिरर, ये याद रख लीजिएगा, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ सकते। टी फॉर टेलीस्कोप। तो ILMT भी इसको कहा जाता है। तो ये नैनीताल में स्थित ये जो देवस्थल है आपका कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में स्थित है देवस्थल वेधशाला, वहां पे ये दूरबीन की को स्थापित किया गया है। तो भारत की ये पहली तरल दर्पण दूरबीन है जो आपकी देवस्थल नैनीताल में स्थित है। इसका नाम है आपका इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गोरखा देहरादून में गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो जब देखिए गोरखों ने जब देहरादून में जब अपना आधिपत्य किया था तो उस समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे ये पूछा है। तो उस समय कौन थे? हरसेवक दास जी थे। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिए नीति ये आपका उत्तराखंड में, माणा भी आपका है, मुलिंगला ये भी आपका उत्तराखंड में, देवास आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देवास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है आपका देवास दर्रा। ये क्या है? कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। तो देवास आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया, HP में हो गया, बाकी ये आपके उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। अगला क्वेश्चन आपका, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो आपको पता है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग की का कार्य अभी भी प्रगति पे है। इससे आपकी चार धाम यात्रा को जोड़ा जाएगा, उससे थोड़ी सी ये यात्रा जो है आपकी सरल हो जाएगी। तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग की जो निर्माण की जो योजना थी ये आपकी JM क्ले द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, JM क्ले द्वारा बनाई गई थी ये निर्माण योजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग योजना। तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये थे देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो MCQ थे, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे यानी कि PVIQ थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेड होते जाते हैं। तो आपके जो
आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके इसकी जाइएगा और एग्जाम से पहले भी देख लीजिएगा, और साथ में अगर आपको जरूरत है तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। साथ में अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और भी नोट्स अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। साथ में देखिए अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अभी आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं और अभी और भी वैकेंसी इसमें आने वाली है, तो आप सभी की तैयारी कीजिए और अपना जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और कम बुक्स पढ़िए बट उनको रिपीटेड पढ़िए, उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में वह बैठ जाएगा, तो आपको एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या है कि जो क्वेश्चन आता है वो भी आप गलत करके आ जाते हैं। तो आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस लिमिटेड पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और उसका बार बार रिवीजन करना है ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। उससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो बस इसी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और रिवीजन करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। आधे से अधिक बच्चे खाली एग्जाम्स देते हैं बट वो प्रिपरेशन उस हिसाब से करते नहीं हैं। तो प्रिपरेशन वही आपका 30 से 40% बच्चों में ही होता है। तो आपने बस उन्हीं में अपनी पकड़ बनानी है, उन्हीं के बीच में अपने कंपटीशन होता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। अपने जो नोट्स हैं उनको आप बनाए रखिए, उनको रिवीजन करते रहिए, साथ में जो बुक्स है इंपॉर्टेंट उन बुक्स को भी आप रीड करते रहिए। साथ में जो वीडियोस मैं आपको करा रहा हूँ करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स आपका सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स की जितनी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ अगर आपने उतना कर लिया तो आपका करंट अफेयर्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स का आपका बहुत रोल रहता है आपके सिलेक्शन में। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।